नमो वह मित्रों, मेरा नाम कार्तिक है और ये मेरे पॉडकास्ट सीरीज़ का दूसरा संस्करण है। ये एपिसोड पिछले एपिसोड की तुलना में काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। जहाँ पिछला एपिसोड एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा था, ये वाला एपिसोड एक फ्री फ्लोइंग मोनोलॉग की फॉर्म में होगा। दूसरा डिफरेंस है मेरी भाषा में सरलता। जहाँ पिछला एपिसोड क्लिष्ट हिंदी में था, यहाँ पर मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में बात करूँगा, जैसे कि मैं मेरे यूजुअल कॉन्वर्सेशंस में करता हूँ। इस पॉडकास्ट एपिसोड और इसके बाद आने वाले सारे पॉडकास्ट एपिसोड्स का थीम होगा मेरा एक्सप्लोरेशन ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी फॉलोड बाय ईस्टर्न फ़िलासफ़ी, और लास्ट के स्टेजेस में मैं भारतीय फ़िलासफ़ी को अप्रोच करूँगा। मेरे इस पॉडकास्ट का ध्येय मेरी राइटिंग और स्पीकिंग हॉबी को निखारने के साथ साथ ही पॉजिटिव वैल्यू ऐड करना भी है। आई होप कि मेरे सारे पोटेंशियल लिसनर्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन करें। अगर वो मुझे सुनते हैं तो उन्हें कुछ सीखने को मिले। मैं भी फ़िलासफ़ी का एक स्टूडेंट हूँ और ये एपिसोड और इसके बाद वाले सारे एपिसोड्स मेरे लर्निंग की जर्नी का एक हिस्सा है। डिस्क्लेमर बिफोर वी स्टार्ट, आज का एपिसोड सुकरात या सोक्रेटिस के बारे में है। तो सोक्रेटिस पर मेरी जो भी नॉलेज है वो पोएटिक्स फ्रॉम प्लेटो, गुरुदेव एच.एस. सिन्हा के लेक्चर्स और विल ड्यूरेंट की बुक द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी से आते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ और इन्फ्लुएंसेस काफ़ी विजिबल होने वाले हैं, क्योंकि विल ड्यूरेंट और गुरुदेव एच.एस. सिन्हा जैसे विद्वानों का स्ट्रक्चर मैं कॉपी कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैं उनसे बेहतर कुछ कर सकता हूँ, तो उनके ही स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करने वाला हूँ यहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट विद सोक्रेटिस। सोक्रेटिस के बारे में समझने से पहले हमें ग्रीस के बारे में समझना होगा। 5th सेंचुरी BC में ग्रीस, जो कि जोग्राफिकली एक हाथ की तरीके से लगता है, समंदर में अलग अलग छोटे छोटे गल्फ्स और खूब सारे अलग अलग छोटे छोटे किंगडम्स, उन्हीं किंगडम्स में से दो थे स्पार्टा और एथेंस। इन सारे किंगडम्स पे पर्शियन किंग्स डेरियस और ज़र्क्सीस अटैक करते हैं, और उन दोनों को हराने के लिए स्पार्टा और एथेंस दोनों हाथ मिलाते हैं। स्पार्टा अपनी आर्मी देता है और एथेंस अपनी नेवी देता है। 20 वर्षों के लंबे युद्ध, 490 to 470 BC के लंबे युद्ध के बाद ग्रीस जीत जाता है, पर बदले में ग्रीस को भी भारी इकोनॉमिक मार का सामना करना पड़ता है। इस इकोनॉमिक मार के कारण जहाँ स्पार्टा एक प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल सोसाइटी होने पे मजबूर हो जाता है, वहीं एथेंस अपनी नेवी को, अपने मार्शल शिप्स को मर्चेंट फ्लीट में कन्वर्ट कर देता है। और एथेंस का कैरेक्टर एक बहुत ही कमर्शियल, मार्केट ड्रिवन, मनी ड्रिवन सोसाइटी का बन जाता है। वहाँ पे व्यापारियों का आना, व्यापार का आना, कमोडिटीज़ का आना बढ़ जाता है। उसके कारण वहाँ पे साइंस, फिलॉसफी, ये डिसिप्लिन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। वहाँ पे वेस्टर्न फिलॉसफी का जन्म होता है। जैसा कि वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में बोला जाता है कि नथिंग मूव्स ऑन अर्थ दैट हैज़न्ट बीन थॉट इन ग्रीस। अब ऐसा तो नहीं है, मतलब फैक्चुअली तो ये सच नहीं है, क्योंकि ईस्ट में भी उस टाइम पे काफ़ी कुछ हो रहा था, भारत में काफ़ी कुछ हो रहा था। पर यहाँ पे हम मॉडर्न यूरोसेंट्रिक विजन से अगर देखें तो ग्रीस वाज क्लियरली द पायनियर ऑफ फिलॉसफी, और ग्रीस में भी एथेंस। तो यूरोप की सारी फिलॉसफी जो थी उसका जन्म एथेंस में ही हो रहा था। तो जब ये व्यापारी लोग इकट्ठे होते हैं, स्केप्टिक्स इकट्ठे होते हैं, they start questioning everything. They start questioning all existing rituals, magic, religion, everything. तो सोफिस्ट मूवमेंट आता है। सोफिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं क्लेवर लोग, बट जो फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स, जो झूठ बोल के भी जीत जाते हैं। बस मुझे मेरी बात सही प्रूव करनी है, नो मैटर हाउ, नो मैटर वाई। मेरी कोई मोरालिटी नहीं है, मेरा कोई सही गलत का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा कोई रिलीजन नहीं है, बस मुझे मेरी बात सही प्रूव करनी है इन द पर्व्यू ऑफ लॉ। तो सोफिस्ट जो थे उनकी कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, एवरीथिंग वाज सब्जेक्टिव। उन्होंने पुराने डॉगमास को, रिलीजियस डॉगमास को हटा दिया और बोल दिया कि भाई अगर आप लॉ के अंदर कोई भी चीज़ सही कर रहे हो और वो लॉ के अंदर फिट बैठ रही है, देन इट इज़ फाइन। नो मोरालिटी, नो रिलीजन, नथिंग। अब ऑन द फर्स्ट लुक ऑफ इट ये बुरा लग सकता है, बट उन्होंने साइंस को काफ़ी प्रमोट किया, उन्होंने मॉडर्न इकोनॉमी को काफ़ी प्रमोट किया। तो सोफिस्ट का जो आना था उसे एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोला गया।
बट सोफिस्ट के साथ यही था कि देयर वाज नो मोरालिटी, नो ट्रू नॉलेज, बट दे सोड द सीड्स ऑफ नॉलेज दे नहीं पाए, बट स्टार्ट तो उन्होंने कर दिया, कॉन्वर्सेशन कर दिया। सोफिस्ट ने नॉन फिजिकल फिलॉसफी के बारे में भी बात शुरू की, मैन के बारे में बात शुरू की। उससे पहले की जितने भी साइंसेस थे, दे वर मोर अबाउट नेचर में क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में क्या हो रहा है। मैन के बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया सोफिस्ट ने, और उस कॉन्वर्सेशन को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं सोक्रेटिस, जो बोलते हैं कि व्हाट इज़ इन द माइंड ऑफ द मैन, वाई डू वी थिंक व्हाट वी थिंक। ही वॉज द फर्स्ट नॉन फिजिकल फिलोसोफर, और नॉन फिजिकल फिलोसोफर होने के साथ साथ ही वॉज द फर्स्ट सिस्टमैटिक ओरिजिनल थिंकर ऑफ वेस्ट। उनका जो भी विचार था, इट वॉज नॉट अ पैच वर्क ऑफ आइडियाज। सोक्रेटिस वॉज द फर्स्ट ओरिजिनल थिंकर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सोक्रेटिस नेवर रोट एनीथिंग। एवरीथिंग दैट वी नो अबाउट सोक्रेटिस कम्स फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ प्लेटोज राइटिंग्स। तो प्लेटोज ने जो भी एनेक्डोट्स बताए हैं सोक्रेटिस के बारे में, वहीं से सब कुछ आता है। और एल्सीबियाडिस हो गया, क्रीटो हो गया, इन सारे फिलोसोफर्स की राइटिंग्स में जो भी सोक्रेटिस के बारे में चीज़ें लिखी हैं, वहीं से हम जानते हैं सोक्रेटिस क्या है। अब सोक्रेटिस को लेके भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस है। फर्स्ट इज ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर, बट ही वॉज अ प्रीचर, जस्ट अ रिलीजियस प्रीचर। तो ये सोक्रेटिस को नीचे लेके आने वाले लोग हैं, बोलते हैं कि यार ये तो धार्मिक प्रचारक था, ये तो अपने धर्म की मोरालिटी की बातें करता रहता था। ही वॉज नॉट अ फिलोसोफर, ही हैड नो ओरिजिनल फिलोसफी ऑफ हिज ओन। वहीं देयर वाज अनदर कॉन्ट्रास्टिंग स्कूल जो ये बोलता था कि सोक्रेटिस वाज अ सेंट, ही वाज नॉट जस्ट अ फिलोसोफर, ही वाज सेंट, ये तो ऋषि था। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि प्लेटो की राइटिंग के हिसाब से सोक्रेटिस वाज अ रियली ग्रेट मैन। पर क्वेश्चन यही है, वाज ही रियली दिस ग्रेट, और प्लेटो मेड हिम लुक ग्रेट? बट कीपिंग दैट असाइड, लेट्स डिस्कस उनके लाइफ के बारे में। तो सोक्रेटिस के जो पिताजी थे, he was a sculptor for temples. Socrates also did the family job for some time. तो वो क्या करता था, वो पैसे कमाता था और उसके बाद उन पैसों को लेके बार में बैठ जाता था। जो भी ज्ञानी आदमी उसे दिखता था स्ट्रीट्स पर, उनको पकड़ के वो बार में बैठाता था और उनसे पूछता था कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग। एंड आफ्टर द नॉलेज वॉज गिवन, ही यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चनिंग का जो मेथड है, इसे ही सोक्रेटिक मेथड बोला जाता है। तो ही स्पोक लेस बट ही हर्ड मोर, ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस अंटिल ही वाज सैटिस्फाइड। तो सोक्रेटिक मेथड यही होता है कि आप ना सिर्फ भाषण को नहीं सुनते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो भाषण पूरा हो जाने के बाद। ही डिस्ट्रॉयड ऑल अजम्पशंस, ऑल प्रीकंसीव्ड नोशंस। वो यही बोलता था कि भाई मुझे ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, आप लास्ट में मुझे बता दो कि क्लियर, वेल लीड आउट ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तो Socratic method was something that West gave us. So it is a good thing that we should learn from the West. So he was loved by his students, which came from mostly from rich aristocratic families, but hated by his family. तो एक किस्सा है जो प्लेटो के पोएटिक्स में ही आता है कि उसकी वाइफ, सोक्रेटिस की वाइफ ज़ैंथिपी, शी सेड कि यू ब्रिंग मोर मिजरी टू द हाउस देन द ब्रेड। आप खाना नहीं लाते घर में, आप दुख लेकर आते हो। एंड सोक्रेटिस सेज, थैंक योर गॉड्स दैट यू आर द वाइफ ऑफ हंग्री सोक्रेटिस रादर देन अ सैटिस्फाइड पिग। आप ग्रेटनेस देख सकते हैं उस व्यक्ति की। ही सेज कि भूखे सोक्रेटिस का सम्मान इस दुनिया में ज़्यादा है एक पेट भरे सूअर के मुकाबले। यानी कि अगर कोई सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए काम कर रहा है, सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए खा रहा है, वो जीवन भी क्या जीवन है। सोक्रेटिस भूखा है पर उसका सम्मान समाज में ज़्यादा है। तो ज़ैंथिपी, तुम भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम भूखे सोक्रेटिस की बीवी हो। ही यूज्ड टू थिंक कि नॉलेज इज़ ग्रेटर देन पावर, मनी, फूड, एवरीथिंग। जहाँ पे सोफिस्ट मजाक उड़ाते थे कि यार हम तो इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, हम तो साइंटिस्ट बन जाते हैं बाय और क्लेवर आर्ग्यूमेंट्स। ये नंगे पैर घूमता रहता है, मोरालिटी की, एथिक्स की बातें करता रहता है। जहाँ पे सोक्रेटिस को डेल्फी, एक वहाँ पे टेम्पल है, उस टेम्पल के ऑरेकल ने बोला यू आर द वाइजेस्ट ऑफ देम ऑल। एंड सोक्रेटिस सेज कि
द वन थिंग दैट आई नो इज़ दैट आई नो नथिंग। वो अपने इग्नोरेंस को एकदम खुल के एक्सेप्ट कर रहा है। वहीं सोफिस्ट बोल रहे हैं कि वी नो एवरीथिंग, वहीं सॉक्रेटिस बोल रहा है आई नो नथिंग। तो इस इग्नोरेंस के ओपन एक्सेप्टेंस को भी सोसाइटी पहली बार दिख रही थी, एंड दे अंडरस्टूड दैट इट वाज इंडीड हिज विजडम। पर इसी के साथ साथ मोस्ट पीपल इन द सोसाइटी वो अगेंस्ट द गाय, सब खिलाफ हो गए थे। इसका रीज़न एक ये भी है कि एक काफ़ी मशहूर सोफिस्ट था एरिस्टोफेनेस, उसने अपने प्ले में काफ़ी नेगेटिव तरीके से कैरिकेचरिश कैरेक्टर बिल्ड किया सोक्रेटिस का, एंड ही शोड हिम लाइक अ वेरी अगली राउंड नोज, ब्रॉड नोज, फैट गाय हु वांटेड बैड फॉर द सोसाइटी। अब भी ये बात अलग थी कि सोक्रेटिस वाज नॉट as good looking as the conventional good looking man of that time, but he wanted good of society। but ये negative propaganda के साथ साथ उसकी reputation hurt होने लगी। इसके साथ साथ उसकी eccentric personality of asking questions and questions and in turn unintentionally making people look stupid। अभी कोई समझदार व्यक्ति है वो तभी तक समझदार है जब तक उसके पास आपके प्रश्नों का उत्तर है, पर अगर आप उससे इतने प्रश्न पूछेंगे कि वो निरुत्तर हो जाए तो वो बेवकूफ़ लगेगा। तो सोक्रेटिस का सोक्रेटिक डायलेक्टिक मेथड जो था उसमें वे इतने प्रश्न करते थे कि समझदार से समझदार व्यक्ति भी मूर्ख दिखने ही लगता था। तो समाज का समझदार वर्ग भी उनसे परेशान हो गया था और इस बात से दुखी था कि ये हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देता है। अभी सब ये भी बोलते थे कि वो प्रच्छन्न रूप से, छद्म रूप से सोफिस्ट है, मतलब ये सोफिस्ट लोगों से लड़ता तो है बट ये भी खुद भी सोफिस्ट है, एज ही रिप्लेस्ड ओल्ड डॉगमास। जैसे कि सोफिस्ट लोगों ने पुराने डॉगमा हटाए वैसे ये भी पुराने डॉगमा हटा रहा है, तो ये भी तो सोफिस्ट हुआ। सोक्रेटिस बात करता था गॉडलेस मोरालिटी की, कि आपकी सही गलत की पहचान, जो मोरालिटी है आपका, जो आपकी नैतिकता है, वो भगवान से नहीं आनी चाहिए, वो भगवान के डर से या भगवान के कमांड से नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी ड्रिवन आउट ऑफ गुड कैरेक्टर, गुड वैल्यूज़, एथिक्स, यहाँ से आनी चाहिए। बस उसकी गलती ये थी कि ही हैड अ रियली वाइब्रेंट गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी ज़्यादा आउटस्पोकन और काफ़ी ज़्यादा रेबेलियस गैंग ऑफ स्टूडेंट्स था उनका, इंक्लूडिंग प्लेटो, क्रीटो एट्सेट्रा। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि अज्ञानी को कभी नमस्कार मत करो। तो लड़कों ने अपने बाप के मजे लेने शुरू कर दिया, वो हर किसी के ज्ञान को टेस्ट करने लगे। एक किस्सा ये होता है कि वो एक कोर्ट से निकलते हुए जज को पकड़ के बार में बैठा लेते हैं और बोलते हैं, जज साहब व्हाट इज़ अ मर्डरर? तो जज साहब बोलते हैं कि द वन हु किल्स अ पर्सन इज़ अ मर्डरर। फिर वो बोलते हैं, जज साहब आपकी डेफिनेशन में तो मज़ा नहीं आया, अगर मारने वाला मर्डरर है तो फिर क्या हमारे सोल्जर्स भी मर्डरर है जो इतने साल तक वहाँ पे लड़े पर्शियन से, ज़र्क्सिस और डेरियस की आर्मी से, उन्होंने जिनको मारा तो वो भी मर्डरर हो गए। तो बोलता है जज, नहीं, the one who kills in peace but not in war is a murderer। तो फिर वो लड़के बोलते हैं, अरे सर, आप जिनको फांसी की सज़ा देते हो, आप जिनको बिहेडिंग की सज़ा देते हो, उनको मारने वाला जो एग्जीक्यूशनर है वो भी मर्डरर हो गया क्योंकि वो भी पीस टाइम में ही मार रहा है। तो जज साहब परेशान हो गए कि यार तुम तो डिटेल में जा रहे हो। बोलते हैं, यार जज साहब आप डिटेल दे दो, ऐसे हवा में कुछ नहीं होता, आप डेफिनेशन बताओ हमको। तो जज साहब परेशान हुए, तो बोला कि यार तुमको ये सब कौन सिखाता है? वो बोलते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें हमारे टीचर सोक्रेटिस या सुकरात सिखाते हैं। तो पहला आरोप उन पे ये लगता है कि उन्होंने एथेंस के यूथ को करप्ट कर दिया, एथेंस के रिच यूथ को करप्ट कर दिया। दूसरा टीचिंग था उनका जो उनके दूसरे आरोप में भी तब्दील होता है, वो ये था कि इमोरल व्यक्ति को हमेशा अवॉइड करो, अनैतिक व्यक्ति को हमेशा अवॉइड करो। अब इससे जुड़ा एक किस्सा आता है जो मैंने गुरुदेव एच एस सिन्हा के लेक्चर्स में सुना था कि सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स एक टेंपल में जाते हैं, वहाँ पे जो भी पुजारी होता है वो अपने राजा का फेम बढ़ाने के लिए और राजा का एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए किस्सा सुना रहा होता है जनता को कि राजा की जो माता जी हैं वे माउंट ओलंपिया पे घूमने गई हुई थी। वहाँ पे जूस, जो मतलब हमारे हिंदू धर्म के इंद्र की कंटेम्प्रेरी है एंशिएंट ग्रीक रिलीजन में, जूस राजा की माता जी को देखते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं। उनसे संभोग करने के लिए जूस एक सांप
का रूप अपनाते हैं और उनकी बॉडी पर लिपट जाते हैं और उनके गुप्तांग में एंटर करते हैं। एंटर करके वो राजा की माता को प्रेग्नेंट करते हैं और राजा का जन्म होता है। तो राजा इन टर्न बिकम्स ज़ूस का बेटा, लाइक हर्क्यूलिस। तो ये सारी स्टोरी जो है, इसका इंटेंट यही था कि वे राजा को एक डिवाइन पोजीशन दे दें। पर वही सोक्रेटिस के स्टूडेंट्स जो थे, उनमें आदत थी उंगली करने की, हर किसी को क्वेश्चन करने की। वो पुजारी के पास पहुंच गया। वो बोलते हैं, सर ये तो हम ऐसे देवता की तो पूजा ही नहीं करेंगे, जूस की। बोलता है, क्या बात कर रहे हो यार, तुम जूस की पूजा नहीं करोगे तो हमारे देवता है। तो यार आप बोलते हो कि अच्छी बात नहीं होती किसी और की वाइफ को टच करना, किसी और की वाइफ को हाथ लगाना, पर स्त्री का गमन करना अच्छी बात नहीं होती, और हमारे देवता ने ऐसा कर लिया। राजा के पिता तो कोई और थे ना, राजा की माता के हस्बैंड तो कोई और थे, तो उनके होते हुए उसने कैसे हाथ लगा दिया उनकी माँ पे? ऐसे देवता की हम पूजा नहीं करेंगे। तो पुजारी बोलते हैं कि यार ये तो भगवान के लिए रूल्स अलग होते हैं, आदमी के लिए अलग होते हैं। तो बोलते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, आदमी तो भगवान को फॉलो करता है, अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। या तो आप बोल दो कि पर स्त्री का गमन करना ठीक बात है, या फिर आप ये बोल दो कि भगवान गलत है। तो यही किस्सा दूसरे आरोप में तब्दील होता है कि सोक्रेटिस और उसके स्टूडेंट्स ने अटैक किया रिलीजन पे। अब तीसरा आरोप उन पर यह है कि सोक्रेटिस जो एंशियंट ग्रीक पॉलीथियस्टिक रिलीजन था, जहाँ पे मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा होती है, उसे रिप्लेस करके अपनी एक मोनोथियस्टिक नॉलेज गॉड की पूजा से रिप्लेस करना चाहता है कि मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा मत करो, सिर्फ एक ही देवता की पूजा करो जो है ज्ञान का देवता। तो अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है कि ये बकचोद लड़के जो हैं, बकचोद और अमीर लड़के जो हैं, इनके चक्करों में सोक्रेटिस वाज ट्राइड डिस्पाइट फाइटिंग इन पॉलिपनेशियन वॉर। यानी कि अपने देश के लिए सोक्रेटिस वाज फाइटिंग अ वॉर, और उसके स्टूडेंट्स ने ये जो चीज़ें कर दी, बट देवर रिच एंड दे केम फ्रॉम रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज। तो उन्हें तो ट्राई नहीं किया गया, उनके टीचर को इस चीज़ के लिए ट्राई किया गया। बट सोक्रेटिस बीइंग true to his word, he accepted all charges with a smile. And he said कि ठीक है भाई, it fits in my ethical morality. मुझे लगता है कि सत्य के लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, तो मैं करूँगा। He says कोई भी देवी देवता वर्शिपेबल नहीं है, virtue is only worshipable. जो सही काम है सिर्फ उसी की पूजा होनी चाहिए। तो सोक्रेटिस का जीवन ही उसकी फिलॉसफी है। He preached water and he drank water. तो अब सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया गया उसके स्टूडेंट्स के कामों के चक्करों में। तो उसके रिच स्टूडेंट सैड थे। प्लेटो रोता भी है, प्लेटो ने अपने बुक में लिखा है कि आई क्राइड। तो सोक्रेटिस सैड कि डोंट बी एफेमिनेट, लड़की जैसे मत बनो। अब आज की सोसाइटी में तो इट माइट ट्रिगर सम अदर sentiments, but at that time it was perfectly fine of a philosopher like Socrates to comment like that. He said, don't cry like a girl, be a man, face it like a man, and as I'm dying for the morality and truth I live for, I don't care. एक और उसका स्टूडेंट होता है क्रीटो। ही सेज कि गुरुदेव मैंने कर दिया सबको ब्राइब, फ्रॉम पीयून टू प्राइम मिनिस्टर आई ब्राइब्ड एवरीवन। आज रात को अपने पास मौका है, भागते हैं अपन यहाँ से, आप सिसिली चले जाओ। सिसिली में ग्रीक कुछ नहीं कर सकते, आप वहाँ पे जाके मस्ती से रहो। बट यहाँ पे भी सोक्रेटिस सेज कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आई स्टैंड फॉर ट्रूथ एंड मोरालिटी एंड एथिक्स, एंड रनिंग अवे इज अगेंस्ट देम। तो सोक्रेटिस यही बोलता है कि भाई अगर मैं पूरी लाइफ ज्ञान दूंगा और फिर मैं भाग जाऊँगा, तो आई सेट अ टेम्पलेट फॉर द पीपल आफ्टर मी। वो भी यही बोलेंगे कि भाई ज्ञान दो, भाग जाओ, आई विल बी कॉल्ड अ हिपोक्रेट। तो यहाँ पे क्रीटो भी डिबेट करता है उनसे। क्रीटो भी बोलता है कि यार आपको अनफेयरली ट्राई किया गया। तो दोनों में काफ़ी एक अच्छा डिबेट होता है, और क्रीटो भी बताता है कि अब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉवेस क्या है, पर अंत में सोक्रेटिस बीइंग सोक्रेटिस ही विंस। तो सोक्रेटिस शोज हिज स्टोइक एक्सेप्टेंस ऑफ हिज फीट। ही सेज कि भाई मरना है तो मरना है, कोई बात नहीं। क्रीटो लिव्स विद हिज एथिकल डिलेमा। एंड हिपोक्रेसी की अगर बात आती है तो वी ऑल्सो नो दैट सोक्रेटिस इन्फ्लुएंसेस जीसस एक तरीके से, क्योंकि जीसस बाइबल में बोलते हैं कि ओ लॉर्ड प्रोटेक्ट द वर्ल्ड फ्रॉम हिपोक्रेट्स हु ड्रिंक वाइन बट प्रीच वाटर, हु इंडल्ज इन सेक्स बट प्रीच सेलिबेसी। जो दोगले लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई वाइन मत पियो,
पानी पियो और खुद वाइन पीता है, उन लोगों से बचाओ। तो सॉक्रेटिस ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस्ड मल्टीपल religious lines of thought after him, and he lived and he died for virtue and truth. नैतिकता के लिए उन्होंने मृत्यु को भी आने दिया। तो अब उनका जेल का टर्म पूरा होता है और वो एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जज उनको 3 ऑप्शन देता है कि आप या तो फांसी पर लटक जाओ, या आप बीहेडिंग करवा लो, या आप हेमलॉक पी लो। हेमलॉक जहर है। सॉक्रेटिस सेज कि ठीक है यार, हेमलॉक पी लेते हैं, लुक्स लाइक द मोस्ट पेनलेस वे। बट सॉक्रेटिस सेज कि यार इनसे मेरा शरीर तो मर जाएगा पर मेरी आत्मा नहीं मरेगी। तो सॉक्रेटिस का वेट आप देखिए इस किस्से से। सॉक्रेटिस सेज कि यार इनसे मेरा शरीर तो मर जाएगा पर मेरी आत्मा नहीं मरेगी। तो जज पूछता है कि भाई फिर आपकी आत्मा कैसे मरेगी, ये बता दो आप। सॉक्रेटिस सेज कि अगर मूर्ख की जगह पर किसी विद्वान को बिठा दो तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी, तो आप अपनी जगह पर मुझे बिठा लो, मेरी आत्मा भी मर जाएगी। मतलब आप देख रहे हो उनका वेट एट द कस्प ऑफ हिज डेथ। मरने वाला है वो व्यक्ति और तो भी जज को क्वेश्चन कर रहा है, जज का मजाक उड़ा रहा है। तो फाइनली ही हैज़ अ फाइनल डायलॉग विद स्टूडेंट्स, जो प्लेटो ने काफ़ी अच्छे से लिखा है अपने पोएटिक्स में, कि सारी ये सीखों को याद रखना है, ज्ञान को ही सुपीरियर मानना है, ज्ञान को ही सम्मान देना है, always stay away from immoral people, and there is an unending endless quest for knowledge. कभी भी don't think कि भाई आपको सब कुछ आता है। हमेशा there is more to learn, हमेशा there is more to know. Always know that you know nothing. The more you try to less your ignorance, it increases. You'll always be ignorant. तो मैं भी personally इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा affected हूँ. It also influences my personal philosophy. सॉक्रेटिस हमें सबसे पहले ह्यूमिलिटी सिखाते हैं। तो बर्ट्रैंड रसल, जो आर्ग्यूबली 20th सेंचुरी की ग्रेटेस्ट फिलोसोफर है, इवन आफ्टर 2000 years of more than 2000 years of Socrates' death, he says humanity died when Socrates died. Now what we see is blood of Socrates, which is running in the veins of all good men. तो बर्ट्रैंड रसल जो मतलब आपका क्या कैरेक्टर है, जो आपकी मृत्यु के 2300 साल बाद भी ख़त्म नहीं होता। आप में ऐसी क्या बात हो सकती है कि आप मर जाते हो, हज़ारों साल हो जाते हैं, फिर भी आपके जैसा कोई नहीं होता। सॉक्रेटिस जैसे लोग हमें यही सिखाते हैं कि कैसे अपने आइडियल्स बनाएं, कैसे हम्बल रहें, कैसे उन आइडियल्स पर जिएं। तो ऐसे ही फिलोसोफर्स की तलाश में मैं अपनी ये छोटी सी जर्नी को आगे लेकर जाना चाहता हूँ। आई होप यू ऑल्सो गेन सम पॉजिटिव वैल्यू आउट ऑफ इट। फाइनली हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सॉक्रेटिक फिलोसफी को। सबसे पहली चीज़ होती है नो द सेल्फ। नो द सेल्फ को ग्रीक में नोटोशोती बोलते हैं, आई गेस, कि आप अपने आप को जानिए। Philosophy begins when you start questioning your beliefs, when you start questioning your assumptions, your presumptions about life. तो आप खुद को जानो, खुद को तोड़ो, आप खुद की तरफ टर्न अराउंड करो, तब जाके आप आपकी फिलॉसफी को शुरू करोगे। It was his core belief. He believed that wisdom begins with acknowledging one's ignorance. And famous quote, an unexamined life is not worth living, वो यहीं से ही आता है, वो इसी सेलिएंट पॉइंट से ही आता है। सेकेंडली सॉक्रेटिक मेथड, जिसके बारे में हमने बात की, कि भाई लेक्चर कोई नहीं दे रहा है, डायलॉग हो रहा है, आप अपनी बात बोल लो, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप जवाब दो, फिर हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, वील आस्क क्वेश्चंस जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। एंड में वील गेट ईदर गुड concrete objective definitions, or we'll clear out all assumptions. Virtue is knowledge. Good actions stem from knowing what is good, not from religion. तो सॉक्रेटिस को लगता था कि भाई ट्रू हैप्पीनेस जो है ना, वो वर्चुअसली जीने से ही आती है, पैसे से नहीं आती है। वो भूखा रहता था, नंगे पैर घूमता था, अपने सारे कमाए पैसे ज्ञानी व्यक्तियों को शराब पीने में खर्च कर देता था, पर उसको लगता था नॉलेज इज हायर एंड सुपीरियर देन ऑल ऑफ दैट। ही सेज भाई डेफिनेशंस को एग्जामिन करो, जस्टिस क्या है, करेज क्या है, मर्डरर क्या है,
ऐसी हर चीज़ की डेफिनेशन को एग्जामिन करो, और तब तक करो जब तक आप उसकी एक क्लियर डेफिनेशन से सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि हाँ यही सोसाइटी के लिए सही और क्लियर डेफिनेशन है। जैसे हिंदुत्व की डेफिनेशन, नोबडी नोस, नोबडी रीड्स, बट पीपल थिंक दैट व्हाट दे थिंक इज़ हिंदुत्व। तो लोगों को भी सावरकर को पढ़ना चाहिए, चंद्रनाथ बसु को पढ़ना चाहिए, एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हिंदुत्व फॉर रियल। एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। कंटिन्यूस सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, यही सारी चीज़ें जो हैं वो सोक्रेटिस को सोक्रेटिस बनाती हैं। ही क्वेश्चनड अथॉरिटी बट रेबेलियसली नहीं। ही फॉट फॉर द कंट्री बट ही क्वेश्चनड अथॉरिटी। ही क्वेश्चनड रिलीजन, बट ऐसे नहीं कि भाई सॉफिस्ट की तरह वो कुछ भी हटा दे और उसकी जगह कोई और डॉगमा ले आए। वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्लियर आंसर पे बिलीव करने वाला व्यक्ति था कि मैं इसको हटाऊंगा तो इसकी जगह कुछ ऐसा लेकर आऊँगा जो सोसाइटी के लिए भला होगा। डेमोनियन की बात करता था वो। डेमोनियन इज मोर लाइक एन इनर वॉइस। He believed in on God of knowledge, right? So he says कि there is an inner voice, your intuition, your demonian, your God of knowledge, जो आपको सत्य की तरफ लेकर जाता है और हार्म से दूर लेकर जाता है। He emphasized intuition alongside reason. So एकदम अल्ट्रा रियलिस्ट ना होने के बजाय Socrates was like a more of a practical realist. Dialectic method. तो इट इज़ ऑल्सो बैक एंड फोर्थ क्वेश्चनिंग कि भाई आप खुद के भी आर्ग्यूमेंट में वीकनेस ढूंढते हो और सामने वाले के भी आर्ग्यूमेंट में वीकनेस ढूंढते हो, और इन टर्न बोथ पीपल रीच्ड अ शेयर्ड ट्रुथ। तो ये एक अच्छा डायलेक्टिक मेथड होता है जिसमें आप कॉन्वर्सेशन कर करके, क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन कर करके एक ऑब्जेक्टिव फाइनल ट्रुथ की तरफ पहुँचते हो। हैप्पीनेस एंड गुड लाइफ। तो यहाँ पे यही है कि ट्रू हैप्पीनेस जो है फॉर सोक्रेटिस, it lies not in pleasure or wealth. It lies in living virtuously. It lies in living for what you believe is true. It lies in pursuing knowledge. It lies in dying for what you believe in. And while Socrates wrote nothing for himself, पर उसका इन्फ्लुएंस प्लेटो पे और इन जनरल पूरे वेस्टर्न थॉट पे, क्रिश्चियनिटी पे इतना ज़्यादा भारी है कि उसके बाद से क्रिटिकल थिंकिंग, एथिकल लिविंग, गॉडलेस मोरालिटी, विजडम का परसूट, पढ़ाई का परसूट, सत्य की खोज, ये चीज़ें एसेंशियल बन गई वेस्टर्न फिलॉसफी की। और मेरे ओपिनियन में सोक्रेटिस द्वारा बोया गया ये छोटा सा बीज वेस्ट के सक्सेस का भी कारण बना। तो हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्लेटो की, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फिलोसोफर्स हैं। फर्स्ट रीजन बीइंग प्लेटो मीन्स द वन विद ब्रॉड शोल्डर्स, सो ही वाज अ मसल मैन, प्रिटी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। तो जानेंगे उनके बारे में। आई होप एनीवन लिसनिंग टू इट इन इट्स एंटायरिटी गेन समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। मुझे इस बारे में बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आपको भी सुन के काफ़ी अच्छा लगा हो। बाय।